जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मसोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा। उसको बिल्कुल ऐसे ले लिया कि अरे सब कुछ छोड़ दिया था सर ने, तो हम भी छोड़ देते हैं। तो मैं ये मैसेज कभी पास ऑन नहीं करना चाहता था, और कोई झूठी कहानी नहीं, मैं बिल्कुल प्लान से गया। हाँ, ये बात थी, कम ज्यादा की बात रही। वो एक लाइन भी है ना कि लड़की वाले पूछते हैं क्या करते हो, तो कहते हैं पोएम करता हूँ, कहते हैं वो तो शौक के लिए करते हो, शौक के लिए क्या करते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन होता क्या है ना कि जो समाज है ना, वो सिर्फ आर्ट के दम पे नहीं चलता। अगर कविता की कोई डिग्री सरकार चला दे कि जो कवि बन गया उसको नौकरी, ऐसी कुछ व्यवस्था कर दे, तो आप देखेंगे लोग इसको भी प्रोत्साहित करने। जब से मैंने कविताएं सुननी शुरू करी है ना, कवि संदीप सर इज लाइक अ गॉड फॉर मी। उनकी कविताएं सुन के जो मोटिवेशन आता है ना, मैं क्या ही बताऊं। और मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था यार उनके साथ कन्वर्सेशन करने को मिलेगी, एंड नाउ आई एम देयर। बहुत प्यारी कन्वर्सेशन है सर। ये कविताओं में ना एक हम्बलनेस रहती है, एक मोटिवेशन रहता है, बट एक जिम्मेदारी रहती है। वो मुझे आज पता चला है कि वो जिम्मेदारी कैसे आई सर की लाइफ के बारे में जब पता चला। बहुत ही हम्बल सर, मतलब इतने प्यारे, मैं क्या ही बताऊं यार। मेरे को फील ही नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े बंदे से बात कर रहा हूँ। सो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी है, आर्टिस्ट की लाइफ के बारे में बात करी है, क्या होती है, क्या क्या आर्टिस्ट को करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड साथ ही बात करिए रश्मि रथी के बारे में, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक महाकाव्य है, और जो मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट पोएम है इन द होल वर्ल्ड, जिसको मैं बहुत बार सुनता हूँ फॉर मोटिवेशन, और उसको ऑडियो दिया है कवि संदीप सर ने। तो भाई एक अलग ही लेवल का प्यार है, मैं बता नहीं सकता शब्दों में। बस कन्वर्सेशन सुनो, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग फ्रॉम इट, एंड मोटिवेशन तो भरपूर मिलने वाला है कि लाइफ में करना क्या। एंड एंड में बोलूंगा कि स्टे मोटिवेटेड। सो चलो कन्वर्सेशन सुनते हैं। सबसे पहले तो सर है ना, बाकी बातें बाद में, एक इंतजार के ऊपर मुझे चाहिए कुछ कुछ दो लाइंस, क्योंकि मेरे को बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। वो एक मैंने कविता लिखी थी मेरे भाई की, पल जब इंतजार का हो कुछ इस तरह इंतजार करना, पल जब इंतजार का हो कुछ इस तरह इंतजार करना, जैसे जहां में तेरे लिए बस मैं ही हूं, बस मैं ही। अगर भीग न पाऊं तेरे संग हर बार सावन की बारिशों में, अगर भीग न पाऊं तेरे संग हर बार सावन की बारिशों में, तुम ऐसे मेरा एहसास करना, तुम पर टपकती बूंद में बस मैं ही हूं, बस मैं ही हूं। पल जब इंतजार का हो कुछ इस तरह इंतजार करना, जैसे जहां में तेरे लिए बस मैं ही हूं, बस मैं ही हूं, बस मैं ही हूं। क्योंकि इंतजार बहुत बहुत हार्ड चीज है सर। एंड नहीं नहीं, सर मैं मैंने आपको इंतजार करवाता ही नहीं, लेकिन समस्या क्या हो जाती थी कि जब हरि थे तब मैं नहीं, अब हरि है मैं ना है। कई बार ऐसा होता था कि जब आप फ्री रहते होंगे तो मैं नहीं बन पाता था, और ऐसा शेड्यूल आगे पीछे होता ही गया। और पिछली बार की मुलाकात तो हुई थोड़ी सी, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर ही नहीं पाए हम लोग। हाँ जी जी, कोई नहीं, फाइनली हम हैं यहाँ पे। तो सर सबसे पहले प्लीज बताइए आपके बारे में, कैसे जर्नी शुरू हुई आपके बचपन से थोड़ा सा। बहुत साधारण सी जर्नी है। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और इसका अपना अलग आनंद होता है जीवन के सारे अनुभवों का। कहते हैं ना कि जब किसी का घर होता है, जो उसको जिसकी निगरानी जिसको रखनी होती है, वो ना बिल्कुल बीच सेंटर पे कहीं पे रहता है, तो सब कुछ देख पाता है, सेंटर में ऊपर देख पाता है। तो ऐसे मिडिल क्लास फैमिली वो ऊपर वाले को भी महसूस कर सकती है और नीचे वाले को भी महसूस कर सकती है। तो एक ऐसा एक परिवेश रहा जहां पर पढ़ाई को तवज्जो दी जाती है। और चूंकि अगर कविता कहानी की बात की जाए तो मेरे दादाजी संस्कृत विषय के टीचर थे, तो उनसे कहीं ना कहीं एक प्रभाव रहा। वो लिखते तो नहीं थे, लेकिन एक जानते हैं एक विषय का एक झुकाव होता है, संस्कृत विषय का एक झुकाव है एक इन साहित्य की तरफ, और उसको जो पढ़ाते लिखाते उनका एक व्यवहार भी अलग होता है। तो बहुत कुछ उनसे सहज रूप से सीखने को मिलता रहा। तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव चलता रहा मेरे ऊपर। और गांव की स्कूल में पढ़ा, इसके बाद अपने यहाँ की जिले की स्कूल में यहाँ पर अपनी हायर सेकेंडरी करी, पॉलिटेक्निक करी। इसके बाद फिर भोपाल से मैंने बीटेक करा। ये पूरी मेरी एक शैक्षणिक जर्नी इस तरह से रही। तो शैक्षणिक, बट वो पहली कविता कब लिखी थी? पहली दोस्त ऐसी पहली कविता तो नहीं याद है मुझे,
मतलब कहना चाहिए किस कविता को मैंने पन्ने पर उतारा था, वो कौन सी कविता रही होगी। क्योंकि बहुत सारे लिखता गया और इधर उधर चले गए, लेकिन एक कविता जो मैं जब मेरा स्कूल पूरा हो गया उसके बाद शायद मैंने लिखी थी, और उसी को मैंने सजो के रखा। मैं उसकी कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूँ। वो कुछ इस तरीके से है कि जाना है मिलने तारों के घर, मिलना है उनकी रानी से। जाना है मिलने तारों के घर, मिलना है उनकी रानी से। पूछूंगा कहाँ पे राज तेरा, बतला कैसा है ताज तेरा। जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, बस बर्फ के हिमशैल से मेरे अंग निकल आने दो। मतलब उस ठंडक के लिए हमें तैयार हो जाने दो। बर्फ के हिमशैल से मेरे अंग निकल आने दो। चढ़ना है सफलता की सीढ़ी, मेरे अरमानों के जरा पंख निकल आने दो। सूरज से भी जाना है मिलने, सूरज से भी जाना है मिलने, बस वही कुछ पूछने। कहाँ है चमकता अगन सा वो, और हार है किस छोर में। जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, जाऊंगा बस कुछ दिन में ही, बस जरा सी तपती अगिन से मेरे अंग दमक जाने दो। चढ़ना है सफलता की सीढ़ी, मेरे अरमानों के जरा पंख निकल आने दो। सर आपकी शायरियों में एक जिम्मेदारी दिखती है। मैंने आपका जोश टॉक भी सुना था, एंड मैंने जब पता चला कि आप घर के सबसे बड़े बेटे हैं, एंड वो एक जिम्मेदारी भी रहती है, तो ना कई बार ऐसा लगता है कि ना अपने पैशन को थोड़ी देर के लिए साइड रख देना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी वो भी दिखती है। तो वो कैसे किया आपने? मतलब बहुत अच्छा सवाल है अभिजीत जी। मैं सच कहूं ना तो इसमें ना आपको बहुत सारी चीजों के लिए आंख बंद करनी पड़ती है। हालांकि मेरा तो बहुत साधारण सा स्ट्रगल रहा होगा। दुनिया में बहुत ऐसे स्ट्रगल किए हुए लोग हैं कि जिन्होंने, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जिनके पास इतना कुछ भी नहीं था, कहीं से कुछ भी नहीं, और उन्होंने इतने मकाम हासिल किए। लेकिन मेरे साथ जो बात रही वो ये रही कि हमारा घर जो कि पढ़ाई को वैल्यू करता है, पढ़ो लिखो और जैसे डिग्री हो जाए कहीं नौकरी में चले जाओ, और पूरे घर का एक प्रभाव चलता है। तो उसमें कुछ अलग करने की कोशिश करना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल। अब हालांकि आपको कोई गोली नहीं मार देगा, लेकिन यही है कि आप सिर्फ नाराजगी बन जाती है। और दूसरा, आपका जो मूल कर्तव्य है, मूल जो जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं घर का आपका सहारा बनना, तो वो एक समय तक कई बार नहीं हो पाता। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो जाए तो हर कोई पैशन प्रोफेशन आदमी कोई सपोर्ट करने लगे। लेकिन शुरू में कुछ पैशन ऐसे होते हैं, अगर आपका पढ़ने का पैशन है, कलेक्टर बनने का पैशन है, आपका ये पैशन है कि आपको ये अच्छा लगता है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, क्रमिकता में है, आप उसके समाज के अनुकूल हैं। पर यदि आपने कोई ऐसा रास्ता चुना जिसमें आपकी बड़ी अनिश्चितता है, गिर भी सकते हो और कभी भी गिर सकते हो, बन सकते हो, कितना भी बन सकते हो, लेकिन जहां अनिश्चितता की बात है तो वहां पे कोई भी अपने घर के लड़के को या किसी को ऐसे डालना नहीं पसंद करता, इस सहज स्वभाव है। तो इसका मुझे सामना करना पड़ा कि पिताजी की नाराजगी रही एक लंबे समय तक कि कुछ और नहीं कर रहे। उनको लगता था कि यार इसमें कहां से पैसे मिलेंगे, ऐसे ये कहां से क्या होता है, इससे कितना क्या चलेगा, और घर इससे नहीं चलता। और जब तुम्हारी शादी के लिए मैं बताऊंगा क्या कि क्या करते हैं, सीधी सी बात है, कोई ऐसी छिपी हुई बात नहीं कि इसमें कोई मैं लाग लपेट करके बताऊं। तो गांव के परिवेश से आता हूं तो वहां पे सहज रूप से वो एक लाइन भी है ना, वो एक लाइन भी है ना कि लड़की वाले पूछते हैं क्या करते हो, तो कहते हैं पोएम करता हूँ। कहते हैं वो तो शौक के लिए करते हो, शौक के लिए क्या करते हो? बिल्कुल 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 वही सिचुएशन। तो ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ती, और ये अलग तरह का एक संघर्ष है जिसमें कई बार आप जो घर के प्रति जिम्मेदारी है उसको भी ठीक से नहीं संभाल पाते, और यहीं पर सारी नाराजगी होती है। तो ये सारी चीजें मेरे साथ रही। लेकिन मैंने एक काम किया सिंह साहब, मैंने कभी भी ऐसा आंख बंद करके फैसले ऐसे लिए नहीं। मैं ये जानता था कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, और पढ़ने से आप में कितना निखार आता है, मुझे इसका भी महत्व पता। पढ़े लिखे लेखक कवि में और बिना पढ़े लिखे लेखक कवि में अंतर होता है। और पढ़ने लिखने की बात कोई डिग्री की बात नहीं कर रहा है, एक नॉलेज की बात कर रहा हूं। तो जब आप पढ़कर के जब जानते हैं, जैसे अगर यदि मैं ऐसा कहूं सिंह साहब कि गंगा नदी के बारे में मुझे बोलना है या कविता लिखनी है, तो जब मैं गंगा के विषय में कुछ जानता ही नहीं रहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा। आपसे अगर कहूं कि ताजमहल के बारे में लिख दिया जाए तो आप बहुत कुछ लिख पाएंगे, पर आपको स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में कहूंगा तो आप नहीं लिख पाएंगे।
क्योंकि आपने उसका अध्ययन नहीं किया है। तो पढ़ना कितना जरूरी है मैं ये जानता था। तो सबसे पहले मैंने जो अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें मैंने कहीं कोताही नहीं बरती। फर्स्ट डिवीजन से अपना बीटेक निकला, ताकि कभी कोई काम पड़े। मैं तो घर वालों से कहता भी था, वो जब कहते थे कि अगर नहीं होगा कुछ क्या करोगे, तो हमने कहा कि डिग्री ली है, कोई सिक्योरिटी गार्ड का सुपरवाइजर तो रख ही लेगा एटलीस्ट। जहां पे इतना कमाना तो कहीं ना कहीं से घर चल ही जाएगा, बशर्ते एक बार मैं ये कर लूं जो करना चाहता हूं। ना तो है ही, शायद हाँ हो जाए। मैंने आपकी ना स्टोरी सुनी, मतलब मैंने जोश टॉक में सुनी, और मुझे ना सबसे प्यारा एग्जांपल आपका इसलिए लगता है कि कई लोग क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। बट ना सेक्रीफाइस अगर आप अपने लिए करो तो समझ आता है, बट आपके पीछे जो परिवार है उसको पूरे को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो आपने हमेशा किया है, आपने जॉब भी की थी, और जब तक आपके यूट्यूब पे अच्छा खासा लोग पसंद नहीं करने लग गए थे उसके बाद तक नहीं छोड़ा था। ऐसा ही होना चाहिए, देखिए ऐसा ही होना चाहिए, मैनेज करके ही चलने का काम है। मैं जब जोश टॉक में बोल रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं, हो सकता है मुझे इतने सारे लोग, आप जैसे लोग मुझे सुन रहे हैं, और आप पे कि स्नेह है कि मेरे बड़े भाई बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोल रहे होंगे, और ये जब कर लिए तो क्यों नहीं हो सकता। तो कई बार आपसे जो छोटे हैं ना, वो आपसे इंस्पायर हो जाते हैं। और यदि मैंने जोश जोश में ये उनको बोल दिया कि अरे भाई सब कुछ छोड़ दिया मैंने, मैं कूद गया, जाके किया, ठीक है मैंने किया हो, और धोखे से मैं निकल गया, कोई भी हो, कोई भी किया और वो निकल गया, उसकी कहानी हो सकती है। लेकिन सामने वाले को ऐसी कहानियां ना बताओ, कहानी वो बताओ जो धरातल पर हो, जो एक चीज हो और जो होना चाहिए, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि वो बोलने को आपको ना अपना रहा है, जो आप बोल रहे हो वो उतार रहा है, और आप कई बार इस तरीके से जो आप बोल रहे हो उसका दुगुना तिगुना उतारने पाया। अगर उसको बिल्कुल ऐसे ले लिया कि अरे सब कुछ छोड़ दिया था सर ने तो हम भी छोड़ देते हैं, तो मैं ये मैसेज कभी पास ऑन नहीं करना चाहता था। और कोई झूठी कहानी नहीं, मैं बिल्कुल प्लान से गया। हाँ ये बात थी, कम ज्यादा की बात रही कि जब मैं बीटेक में जॉब कर रहा था तो अच्छा खासा पैसा था, वहां से अच्छा चल रहा था। हाँ मैंने ये समझौता किया कि चलो मैं इतने में काम चला लूंगा और ये करूंगा, पर मैंने ऐसा अंधे कुआं पे दौड़ नहीं लगा दी, मतलब ऐसे कूद नहीं गया कि अब देखते हैं क्या होगा, ऐसा नहीं किया। और जो लोग सुन रहे हैं आपके माध्यम से अवधेश जी, और जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनको बस यही कहूंगा कि ऐसी बेवकूफी कभी मत करिए, जिए, पैशन जीना चाहिए। मैं ये कहता हूं बार बार हमेशा कि कैसे होता है ये पता नहीं। जब कोई कह देगा अगर मुझे कि भाई ये सर ऐसे नहीं हो पाता, हमने कहा भाई कैसे होगा ये पता नहीं, पर हो जरूर सकता है, देख लो तो। बिना छोड़े भी धीरे धीरे मैनेज कर सकते हो, 1 साल में ना सही, 2 साल बाद सही। और फिर जब जुनून उस लेवल का है तो फिर तो उसके लिए कहीं पर कोई बाध्यता ही नहीं, करिए। सही है सर। आपने ना अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ना एक फैमिली में भी होता है कि पढ़ाई करना जरूरी है, और एक आर्ट को इतना नहीं दिया जाता दर्जा अभी भी। आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है कि अभी तक नहीं दर्जा दिया जाता इतना। आर्ट की बड़ी कीमत है, लेकिन होता क्या है ना कि जो समाज है ना वो सिर्फ आर्ट के दम पे नहीं चलता। अगर कविता की कोई डिग्री सरकार चला दे कि जो कवि बन गया उसको नौकरी, ऐसी कुछ व्यवस्था कर दे, तो आप देखेंगे लोग इसको भी प्रोत्साहित करने लगेंगे। समझ रहे हैं? मैं गलत कह रहा हूं सिंह साहब? मतलब यही होगा, क्योंकि अगर सरकार कुछ ऐसा बना दे कि भैया चलो कविता लिखो और कविता में ये रेंज प्राप्त करो, कोई भी उसका मापदंड हो, और उसके बाद हम कहीं पर भी इस तरीके से उसमें आपको करेंगे, किसी न किसी पद में बिठाएंगे या कुछ ऐसा होगा, तो फिर कोई नहीं रोकेगा, सब करने लगेंगे। समाज का एक अपना अलग वो, उसके कुछ कुछ चीजें अलग हैं कि भाई इस तरह से इतना तो हो, कम से कम इस तरीके से तो मैनेज हो। तो वो इस वजह से जो है तो वो सारी चीजें होती हैं। बाकी कला की कीमत कहाँ नहीं है। हर कोई मोबाइल खरीदता है तो बात करने के अलावा दूसरा काम उसका होता है गाना सुनना, तो वो एक आर्ट फॉर्म ही है कहीं ना कहीं। तो ये तो चलता ही है। तो तवज्जो है, बशर्ते अगर आप उसमें सफल हो जाओ और आपकी अर्निंग हो और आपके घर की जिम्मेदारियां चलने लगे। लेकिन हाँ अब ये क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए कोई डिग्री एकेडमिक वो नहीं है, तो इसको आप समाज के सामने आप अपना दिखा करके ही और इस तरह से ही प्रूफ कर सकते हो, तो उसका एक लंबा समय लग जाता है। अब कला है भाई, आज आप सिंह साहब आप मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं संदीप द्विवेदी जी हूँ,
और कल को आपको और अच्छे अच्छे सुनने वाले मिलेंगे, उसे लगे कि हाँ संदीप भैया बोलते थे अच्छा, लेकिन ये और अच्छा है, तो बस मेरा दौर गया। तो ये जो चीजें हैं ये चलता रहता है, कला में यही होता है कि आपका दौर आया है तो आपका दौर जाएगा। अब बताइए। वो एक लाइन है ना सर कि मुझसे पहले आए शायर आके चले गए। हाँ हाँ कुछ कल और आएंगे फूलों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। अब आप देखिए ना सिंह साहब, आप सोचिए कि कुमार शानू जी, उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी आज भी हैं, और क्या उनकी आवाज अगर आप शोज में देखते हैं तो कितनी बढ़िया आवाज है, और आज भी वही मधुरता है। लेकिन क्यों गाने उस तरह से नहीं मिल रहे जैसे 90 के दशक में मिले? ऐसा क्या हो गया? दौर के पास बड़ी शक्ति है, वो सबको मौका देती है और सब एक दिन उस तरह से। लेकिन इस जब आपका बढ़िया चल रहा हो उस दौरान जो लोग बना लेते हैं, जितने अवधेश सिंह इकट्ठा कर लेते हैं, ये आपकी हमेशा पूंजी। जब आपका पीक चल रहा होता है, जब आप अच्छा कर रहे होते हो, उस टाइम आप कैसे बिहेव करते हो? देखिए होता क्या है ना, सबसे पहली चीज है कि आप जैसे हो ठीक वैसे रहिए, जो हो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप एक कवि लेखक हो, आप अपना कवि लेखक का धर्म निभाओ, अपना काम करो, अपना बेहतर देते रहो। और जब लोगों से आप मिलते हो तो लोगों से मिलने में और क्या चाहिए, लोगों के सामने कुछ भी नहीं चाहिए। आप उनसे मिलो, आप उनसे बात कर लो, सहजता दिखाओ, सहजता में रहो, और क्या है। हाँ, अगर आपसे सिंह साहब आप मेरे पास आए तो आपको क्या चाहिए भैया से? बस एक कि भैया थोड़ी देर बैठ करके बात कर ले। अब मैं आपसे बात ना करूं, ये सब ना करो अपना। और दूसरा ये भी आपको देखना है कि आपको अध्ययन करते रहना है, अपडेट होते रहना है, क्योंकि अपडेट बहुत कम लोग हो पाते हैं। अभिनेता में अभी तक अमिताभ बच्चन ही है। हाँ सर, ये तो किसी में हुनर की कमी नहीं थी, सब बढ़िया है, सभी बहुत अच्छे, क्या लेजेंड लोग थे, लेकिन इतनी दूर तक कौन आए? बहुत कम लोग आए। तो ये होता है कि अपडेट आपको करते रहना है, आप जब तक कर सकते हैं करते रहिए। और जो देगा फिर अच्छा ही देगा, आपका कुछ बुरा भी नहीं होगा, वो संभालेगा, जिम्मेदारी है उसकी। कहीं पर क्या रास्ता निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो सब हो जाता है। ये मैंने देखा है, ये मेरा अपना अभी 30 वर्ष 32 वर्ष की आयु का अनुभव है कि वो कहीं ना कहीं आपको व्यवस्था कर देता है, चीजें लिंक बनाता जाता है। देखिए ना सिंह साहब, आज से 1 महीने पहले तक हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, तो कितना बढ़िया परिचय बन गया। आप कहाँ से हैं, मैं कहाँ से हूँ, और ये परिचय बन गया। और किसकी वजह से? कविता के माध्यम से। तो इस तरह के माहौल, इस तरह की चीजें मिलती जाती, बनती जाती। सही। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैंने आपकी रश्मि रति, सबसे पहला मेरा जब आपसे इंटरेक्शन हुआ था यूट्यूब पे, वो था रश्मि रति के थ्रू। और वो मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी की वो कविता है, वो बहुत प्यारी है, बट उसको एक होता है ना, एक जान देना, वो आपने दिया है। क्योंकि आपने हर किरदार को उस तरीके से बोला है कि मेरे को मैं ऐसा लेटा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साथ में महाभारत के लोगों को सुन रहा हूँ। कर्ण बोल रहा है, कृष्ण जी बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ उनको। तो और मेरे को उस कविता की तो मैं क्या ही बोलूँ, उसने तो मेरी लाइफ में मतलब हमेशा साथ दिया है। तो थैंक यू सर, इतनी प्यारी, मतलब सर ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी, आई नो, बट आपने उसे जिस हिसाब से प्रेजेंट किया है वो भी। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी छोटी सी कहानी, मेरे दादाजी, उनकी बड़ी प्रिय रचना थी रश्मि रति। बाद में हुआ ऐसा कि दादाजी को थोड़ा सा दिखना बंद हो गया, दिखना कम हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनके साथ में एक समस्या होती थी, उनको बहुत पसंद थी। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इसका ऑडियो बना दे। तो तृतीय सर्ग का एक ऑडियो बनाया मैंने। तीसरा सर्ग बहुत ज्यादा वो लेकिन सच बताऊं, मेरे को ना सारे पसंद है। मेरे को तो करण का वो वाला पसंद है, जब उनके पास कुंती माँ आती हैं और बोलती हैं कि मुझे कवच दे दो, वो वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो मैंने तृतीय सर्ग, सिंह साहब, मैंने जब उसको वो किया तो मैंने दादाजी के सामने पढ़ा, उसको रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने सुना, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा बहुत बोले कि बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने सोचा कि पड़ा था ऑडियो, तो हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं। यूट्यूब पे डाल दिया तो लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि वो क्या नाम है सर, इसका ये बनाइए, ये बनाइए, ये बनाइए। तब जाकर के वो एक पृष्ठभूमि बनी पूरी उसकी, और पूरी रश्मि रति मैंने दिल से पढ़ा उसको। मैं क्या बताऊं, मैं दोबारा उस तरह से उसको पढ़ भी नहीं सकता। कई जगहों पर आपको, अगर आपने मुझे पूरा सुना तो कई जगहों पर आपको मेरे रोने की आवाज आ गई उसमें।
मेरी भावुकता की आवाज आ गई है, वो कतई बनावटी नहीं है दरअसल। हालांकि मैं ये प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन सच यही है कि वहां पर, और उसको मैं हटा नहीं सकता था क्योंकि उसके साथ में शब्द जुड़े रहते थे, और साथ में पता नहीं क्यों मैं उसको बिल्कुल ऐसे लाइव पढ़ करके और वैसा ही किया मैंने उसमें। मुझे बड़ा अच्छा लगता जब भी मैं कुंती कर्ण का वो पढ़ता हूँ, और जब उसकी दानवीरता के साथ में, तो जिस तरीके से दिनकर जी ने लिखा है और जिस तरीके से कोई भी उनसे कनेक्ट हो जाता है, और मेरे जैसा एक भावुक व्यक्ति इस तरीके से, जो थोड़ा सा मन के वैसे होते हैं लोग, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज जल्दी भावुक, तो मेरे घर का थोड़ा जेनेटिक ये है, तो उस तरीके से मेरा वो हो जाता था, और वो मैंने पूरे दिल से पढ़ा। उसके बाद दोबारा मैं ऐसा पढ़ ही नहीं सकता। बहुत पता नहीं कैसे मैंने उन सारी आवाजों को रिकॉर्ड कर ले करके मैंने यूट्यूब पे तो डली हुई थी, तब मेरे पास था नहीं, सब कुछ लेकर के बकायदा उसको मैंने सुरक्षित रख लिया जीवन में, कि कभी यूट्यूब रहे ना रहे, चीजें रहे ना रहे, तो ये कम से कम ये चीजें दस्तावेज के रूप में रहे कि कभी ये किया था। और रश्मि रथी से बहुत लोग परिचित हुए तब से। रश्मि रथी से जो परिचय होता है, तो जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे रामायण में प्रभु श्री राम का चलता है वो पुरानी वाली रामायण चलती। हाँ, केडी बर्मन जी की वो वाली। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग इस तरीके से वो करते हैं और उनका किसी तरीके से काम आता हूँ और किसी तरीके से उनको। आपकी वो लाइन है, पता है, आपने ऐसे बोला कि कर्ण एक ऐसा किरदार है जिससे भगवान भी छल करने से नहीं चूके, और फिर आप जो हंसे उसमें, हाँ, कि हालांकि मैंने इसको आपने लिखा कि हालांकि मैंने इसको ऐसे बोल दिया है कि ये एक समाज की दृष्टि से मैंने बोला है। तो आप जो एकदम वो फ्लो जो बोला ना, मेरे को नहीं लगता कि कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन में वो बोल सकता है, वो एकदम ना कि वो माइथोलॉजी वाला फील आ रहा था कि ये होता क्या है ना कि आप उस दौर में नहीं है। अतीत से सदैव, अतीत जो है हमेशा सीखने का मुद्दा रहना चाहिए, उसमें तुलना नहीं कर सकते। बताइए हम और आप किस तरीके से हम कर्ण और अर्जुन की वो तुलना कर सकते हैं। अर्जुन का अपना संघर्ष और कर्ण का अपना संघर्ष, सबको अपने अपने हिसाब से मिला। मैंने एक बार, आपने अगर पढ़ा होगा तो मैंने लिखा था कर्ण और अर्जुन के बारे में कि इनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए, इनसे सीखा जाना चाहिए, और अलग अलग संदेश। मैंने कहा था कि कर्ण जब अभाव में प्रभाव दिखे, अभाव में प्रभाव यानी जब आपके पास कुछ ना हो और आप अपने क्षमता से, अपनी मेहनत से, अपने पौरुष से, अपनी लगन से आप उसे पाले, प्रभाव पैदा कर ले, तो वो होता है कर्ण। जब अभाव में प्रभाव दिखे और जब प्रभाव में स्वभाव दिखे, तब अर्जुन। क्योंकि जब आपके पास सब कुछ हो, उसके बाद भी आपके भीतर विनम्रता हो, सीखने की ललक हो, गुरु की आज्ञा का पालन करने का एक भाव हो, तो जब आप प्रभाव में स्वभाव दिखे तो वो अर्जुन है, और जब स्वभाव में अभाव दिखे तो वो दुर्योधन है, कर्ण। ऐसा, तो जब अभाव में प्रभाव तो कर्ण, जब प्रभाव में स्वभाव तब अर्जुन, और जब स्वभाव में अभाव तो दुर्योधन। सर आपने रश्मि रथी लिखी है, पर फिर भी ऑल्दो तो रश्मि रथी, सॉरी, बट पर ना वैसे तो सारे पद अच्छे हैं, सारे उसके सर, बट फिर भी आपका कोई ऐसा पर्सनल फेवरेट जो आपकी जिंदगी में आपने बहुत काम आया हो, लाइक कि आप जब भी लो फील किया हो? रश्मि रथी की बात कर रहे हैं आप? रश्मि रथी से मुझे 2-4 लाइनें हमेशा मुझे प्रेरित करती हैं, और बहुत सारी उनकी लाइनें हैं जो कि सीखने लायक हैं। जैसे एक बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मतलब कोशिश करना चाहिए, और सौभाग्य हमेशा नहीं डूबा रहता, कभी ना कभी वो निकलता है, हो सकता है अच्छे की संभावना की जा सकती है, अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। सौभाग्य न सब दिन सोता, तो एक बड़ी उम्मीद है। दूसरा है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको उन्होंने बड़े शानदार है। और फिर अपनी बहुत सारी लाइनें हैं, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती, रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब पुष्प पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, अखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म नेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया।
जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मसोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर भी